यस हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं फिजिक्स का एक और यूनिट नंबर 13। इसका क्लास नंबर 3 आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं। जैसे कि विद्युत और चुंबकत्व की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की बात करें तो 2 सेशन हम लोग इस पर कंप्लीट कर चुके हैं। थ्योरी सेशन आपके यहाँ पर हुए हैं, उसी से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्चुअल जो MCQs है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज अपन इसका क्लास नंबर 3 कंप्लीट करने जा रहे हैं यूनिट 13 का। और इसमें क्या क्या चीज़ें रहेगी तो देखो, स्टार्टिंग की जो 2 क्लासेस हुई थी ये आपका पूरा यूनिट नंबर 13 है। जो क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 की बहुत सारी यूनिट को मिलाकर ये यूनिट यहाँ पर रेडी किया गया है सिलेबस के अंदर। ठीक है, तो क्लास 10th में बिल्कुल आपका इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, मैग्नेटिज्म जो होता है, चुंबकत्व जो होता है उसका बिल्कुल बेसिक पढ़ाया जाता है। 11th में थोड़ी बहुत डिटेल मिलती है और इसका पूरा एडवांस लेवल आपको क्लास 12 की NCERT बुक में मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले यदि हम लोग बात करें तो 2 क्लासेस में हमने पहली क्लास जो हुई थी जिसमें विद्युत आवेश कूलाम का नियम और बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर लिया था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन बेसिक चीज़ों को समझा था। फिर प्रीवियस जो सेशन हुआ था, क्लास नंबर जो 2 हुआ था, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, विद्युत द्विध्रुव यहाँ पर क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, कुछ बेसिक कंसेप्ट हमने इन सभी के यहाँ पर क्लियर कर लिए थे। ये वाले टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे क्योंकि इस पूरी यूनिट का जो बेस है वो इन दोनों टॉपिक से है। ठीक है, तो ये अपन ने पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया। आज अपन स्टार्ट करेंगे विद्युत फ्लक्स को। विद्युत फ्लक्स या विद्युत प्रवाह क्या होता है, विद्युत विभव क्या होता है, धारिता, संधारित्र क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, ठीक है, चालक, कुचालक, ओम का नियम है ना, लिमिटेशंस, श्रेणी जो समांतर क्रम होगा, ये सारी चीज़ें आज अपनी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मेन अगर अपन ने ये वाले टॉपिक बहुत अच्छे से सीख लिए फिर ये सारे टॉपिक आपके लिए बहुत ईजी है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। बात की जाए कोर्सेज की तो कंप्लीट कोर्स आप सभी के लिए अवेलेबल है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स मैथ्स स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है और साइंस वालों के लिए कंप्लीट बैच यहाँ पर विद 15 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, उसे भी आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और यदि कोई डाउट रहता है फ्री स्टडी मटीरियल, क्लास का PDF, कोर्सेज कहाँ से एक्सेस करना है, देन आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली ऐप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक विद्युत फ्लक्स से अपन यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो देखो, विद्युत फ्लक्स अपन एक बार तो बेसिक पढ़ ही चुके प्रीवियस क्लास में, आज फिर से पढ़ेंगे क्योंकि इसके आगे जो अपन गॉस थ्योरम पढ़ने वाले वो पूरी की पूरी हमारी विद्युत फ्लक्स से ही कनेक्टेड है। तो देखिएगा, विद्युत फ्लक्स जिसे हिंदी में विद्युत प्रवाह भी कहा दिया जाता है। सो विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र में स्थित ये कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगी। ठीक है, आप ऐसा अजम्पशन लेकर चलना कि मान लो यहाँ पर कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कहें, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को क्या कहा जाएगा, विद्युत फ्लक्स यहाँ पर कहा जाएगा। मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम्ब यहाँ पर हो जाएगा। समझ में? बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर ये डेफिनेशन समझ में आएगी तभी आगे के जो गॉस थ्योरम है वो हमें समझ में आएगी। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें। अब आपको ये चीज़ पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, बेसिक डेफिनेशन है कि जहाँ तक आवेश को बल का अनुभव होगा वो चीज़ उसके लिए क्या कहलाएगी, फील्ड कहलाएगी, विद्युत क्षेत्र यहाँ पर कहलाएगा। तो एक ऐसा विद्युत क्षेत्र जहाँ पर किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को ही क्या कहा जाएगा, मतलब इन लाइन के प्रवाह को, फ्लो को ही क्या कहा जाएगा, विद्युत फ्लक्स कहा जाएगा। मात्रक क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम्ब हो गया। अब ये मात्रक आया कैसे, है ना, कुछ फॉर्मूला होगा तभी मात्रक आया। तो बेसिकली विद्युत फ्लक्स को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को E से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है, जहाँ पर E आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, है ना, E इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। या फिर आप इसको A कहे या फिर S कहे, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये एरिया का, इस फील्ड का क्या हो जाएगा, अपना क्षेत्रफल यहाँ पर हो जाएगा, सतही क्षेत्रफल, है ना, सरफेस एरिया आप इसको कह सकते हो। अब आप इसको A से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और आप चाहें तो इसको S से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, दोनों चीज़ें बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या फॉर्मूला हो गया, E.S यहाँ पर हो गया। और यदि हम लोग देखें कि इसको अगर एंगल के टर्म्स में कन्वर्ट करना है तो ES cos थीटा इसको हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं, जहाँ पर E क्या हो गई, मेरे विद्युत क्षेत्र का परिमाण हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई जिसका मात्रक क्या होगा, वोल्ट प्रति मीटर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है,
क्लियर है यहाँ तक? विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। और यहीं से जो है अपना इसका भी मात्रक जनरेट हुआ है। जैसे कि अगर मैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्रति कूलम यहाँ पर देख रही हूँ तो ई का मात्रक आपको पता है, ई की वैल्यू क्या होती है? एफ डिवाइड बाई क्यू होती है। सरफेस एरिया है, मतलब किसकी बात हो रही है? क्षेत्रफल की बात हो रही है ना, एरिया की बात यहाँ पर हो रही है। ओके, तो एफ के लिए आप क्या लिखोगे? न्यूटन लिखोगे। मैं मात्रक बता रही हूँ, मात्रक कैसे आया, ठीक है। क्षेत्रफल चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा? 80 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, समय वाली चीज हो जाएगी। और यदि जब अपन इसको कन्वर्ट करेंगे तो वो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, और चार्ज का मात्रक आप चाहें इन टर्म्स ऑफ कूलम लिखना है तो आप इसको कूलम लिख सकते हैं। और विमी सूत्र बनाना है तो वो भी आपका बहुत ईजी हो जाएगा। कैसे बहुत ईजी हो जाएगा देखना, mLT-2 आपका न्यूटन का हो गया, ठीक है। अब मीटर स्क्वायर को आप एल स्क्वायर के टर्म में लिख दोगे, ये अपना AT एज इट इज रहेगा। जब आप इसको ऊपर लेकर जाओगे तो ये mL3 T-3 A-1 हो जाएगा। तो ये आपके विद्युत फ्लक्स का मात्रक भी निकल कर आ गया। तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें, सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसका मात्रक ध्यान रखना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक आप इसको वोल्ट प्रति मीटर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। एस क्या हो गया या फिर ए क्या हो गया? मेरा सरफेस क्षेत्रफल हो गया। थीटा क्या होगा? थीटा मेरा विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो यहाँ पर खींची गई है और एस से जो अभिलंब बना है, इसके बीच का जो कोण होगा वो थीटा यहाँ पर होगा, ठीक है। चलिए, एक असमान विद्युत क्षेत्र के लिए आमतौर पर एक छोटे सतह क्षेत्र ds के माध्यम से विद्युत फ्लक्स को d फाई e के रूप में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर हमको किसी भी एक छोटे से क्षेत्र के लिए निकालना है तो हम लोग इसको किस टर्म्स में निकाल सकते हैं? समाकलन के टर्म्स में, इंटीग्रेशन के टर्म्स में यहाँ पर निकाल सकते हैं, जो कि किसके बराबर हो जाएगा? ई डी ए या फिर ई डी एस के बराबर यहाँ पर हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल को आप ए से कंसीडर करते हैं तो डी ए लिख लेना, और अगर क्षेत्रफल को आप एस से कंसीडर कर रहे हो तो एस लिख लेना, ठीक है। फ्लक्स किसी सतह से गुजरने वाले क्षेत्र की ताकत की माप होती है। इन शॉर्ट यदि आप कहना चाहें कि फ्लक्स होता क्या है, इज अ मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अ फील्ड पासिंग थ्रू अ सरफेस। किसी भी सरफेस से जो इलेक्ट्रिक लाइन यहाँ पर पास होती है उसके प्रवाह की माप, उसके फ्लो की माप होती है, ठीक है। इस तरीके से अपन फ्लक्स को क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। ओके, चलो अब एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन अपन करके देखते हैं। जस्ट लाइक कि अगर कोई नॉर्मल क्वेश्चन फ्लक्स से पूछा जाता है तो वो किस तरीके से पूछा जा सकता है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। 500 वोल्ट प्रति मीटर का विद्युत क्षेत्र पृष्ठ सदिश 30 डिग्री का कोण यहाँ पर बनाता है। इसका परिमाण 0.500 मीटर स्क्वायर दे रखा है। पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालिए। अब देखो क्वेश्चन में मेरे को एंगल दे रखा है ना, तो मतलब मुझे जो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वो कौन सा लगाना पड़ेगा? एंगल वाला, दैट इज ई ए कोस थीटा, ठीक है। अब इस ई ए कोस थीटा में आप देख लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो दे रखी है वो कितने की दे रखी है? 500 की यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। उसके बाद क्या किया हुआ इसने? क्षेत्रफल कितने का दे रखा है? 0.500 का डायरेक्टली क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है। तो अपन इसको लिख लेंगे 0.500, ठीक है, या फिर अब तो 0.5 ही लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, 0 ही है, ठीक है। उसके बाद इसने दे रखा है cos 30, है ना। एंगल cos के इसमें मेजर किया जाएगा। थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 30 डिग्री हो गई। बस आप क्या करिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा? 500, 5/10 यहाँ पर हो जाएगा। cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3/2 यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है, √3/2 हो गई। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा? 250 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, इंटू √3। 250 को आप भाग लगा लीजिए, 2 का भाग लगा लीजिए इसके अंदर। ये कितना हो जाएगा? 125 गुना 250 होता है, ये √3 हो गया। √3 की वैल्यू 1.7321 या 12 होती है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग ये कुछ इसके बराबर की आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ठीक है। अब आप इसको पूरा एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, इसके बराबर आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। देख लो कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, हमने वही किया है। 500 वोल्ट प्रति मीटर लिखा हुआ है। क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 0.5 का यहाँ पर पूरा अपन को परिमाण क्षेत्रफल दे रखा है मीटर स्क्वायर। तो ये 0.5 हो गया, दशमलव हटाया, 5/10 हो गया। और cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? √3/2 हो जाएगी, ठीक है। इससे अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 5 5 25, 250 हो जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा, ये 125, √3 यहाँ पर हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे 217 वोल्ट मीटर का आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो गया। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, लेट्स सी कैसे बनता है। यस, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा, आंसर करिएगा। वही फ्लक्स वाला ही क्वेश्चन है। बेसिक अभी आपने फ्लक्स की डेफिनेशन पढ़ी, फ्लक्स होता क्या है। अब उसी से रिलेटेड क्या करना है हमको, इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है। चलो
देखिएगा, कंसीडर है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, 3 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम, वो उसकी यूनिट दे रखी है। ठीक है, इसके बाद इसने क्या बोला है कि 10 सेंटीमीटर के वर्ग के साथ, एक वर्ग है ना, 10 सेंटीमीटर का वर्ग मुझे यहाँ पर दे रखा है, मतलब यही वाली चीज, 10 सेंटीमीटर के वर्ग के माध्यम से इस क्षेत्र का मुझे क्या करना है, फ्लक्स निकालना है। मतलब भुजा की लंबाई मुझे क्या दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इसका क्षेत्रफल निकाल कर फ्लक्स की वैल्यू निकाल लूंगी। सो फ्लक्स किसके बराबर हो जाएगा, अभी देखना इसके अंदर E डॉट ए के बराबर होगा या फिर ई ए कॉस थीटा के बराबर होगा। ठीक है, मुझे कहीं से कहीं तक एंगल दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है, तो अपन ई ए कॉस थीटा वाली वैल्यू को नहीं रखेंगे। ठीक है, E की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 इंटू 10 टू द पावर 3 दे रखी है, और आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ये जो 10 सेंटीमीटर है इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लो और इसका क्या कर लो, होल स्क्वायर यहाँ पर कर लो। ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, 3 इंटू 10 टू द पावर 3 यहाँ पर हो गया, 10/100, मतलब ऊपर कितना हो जाएगा 100 और नीचे कितना स्क्वायर हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, मतलब पावर का स्क्वायर 4 हो गया। अब टोटल आप पावर काउंट कर लीजिए इसकी, है ना, 3 तो एज इट इज रहेगा, ऊपर कितनी पावर हो गई, 3 2 5 पावर हो गई, नीचे 4 हो गई, 5 से ये एक बार कट जाएगा, कितना बचेगा 30 बचेगा। तो ये आ गया 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, जो कि अपना फ्लक्स का यूनिट भी होता है। ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन है, बस आपको फॉर्मूला में वैल्यू रखनी आनी चाहिए। दोनों साइड अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अगर एंगल से पूछता है तो ई ए कोस थीटा से आप कर लेंगे, अगर एंगल नहीं देता है ना, इस तरीके से वाइजेड तल के समांतर दे दे, तो उस केस में भी आप डायरेक्टली ई ए से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहला टॉपिक विद्युत फ्लक्स का कंप्लीट होता है। अब अगला टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं, दैट इज गॉस लॉ। ठीक है, गॉस लॉ हमें किस बारे में बताता है, गॉस लॉ की थ्योरी हमें क्या बोलती है, एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, गॉस का नियम बताता है कि बंद सतह में, ध्यान रखना गॉस का नियम हमेशा क्लोज्ड सरफेस की बात करता है। गॉस का नियम बताता है कि बंद सतह में विद्युत क्षेत्र का शुद्ध प्रवाह, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड का शुद्ध प्रवाह संलग्न विद्युत आवेश के सीधे आनुपातिक यहाँ पर होगा। मतलब विद्युत अपन क्या बोल रहे हैं, विद्युत क्षेत्र का जो प्रवाह होगा, मतलब फ्लक्स की बात हो रही है। तो यहाँ पर गॉस ने वही चीज फ्लक्स को ही डिफाइन करा था कि फ्लक्स किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, विद्युत आवेश के, है ना, या फिर आप इसको क्यू इन या आवेश जैसे आपको रिप्रेजेंट करना है वैसे आप लिख सकते हो कि फ्लक्स जो है विद्युत आवेश के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सीधे आनुपातिक यहाँ पर होता है। ये पहला अपना एक कंसेप्ट हो गया। गॉस ने क्या बोला है कि बंद सतह में विद्युत क्षेत्र का शुद्ध प्रवाह विद्युत आवेश के समानुपाती होगा। सबसे पहले गॉस ने 1835 में इस कंसेप्ट को बताया था, और यह बंद सतह पर स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र और उसी पर स्थित आवेश के बारे में हमको पूरी जानकारी देता है। तो यहाँ से मेरा पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब यहीं से अपना गॉस का कंसेप्ट आ जाएगा। विद्युत प्रवाह फ्लक्स की डेफिनेशन अभी अपन ने देखी थी कि फ्लक्स होता क्या है, दिए गए क्षेत्र से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है, जिस क्षेत्र के लंबवत तल से सतह क्षेत्र को गुणा करने पर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को जो भी सरफेस एरिया है उससे गुणा करने पर हमें इसके बारे में जानकारी मिल जाती है। तो एक तरीके से फ्लक्स की डेफिनेशन क्या हो गई, ई एस यहाँ पर हो गई। और अभी जो हमने पढ़ा कि फ्लक्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसमें उपस्थित किसके, चार्ज के। ठीक है, ये फ्लक्स है और ये हम लोग क्यू चार्ज यहाँ पर लिख रहे हैं, दोनों में कंफ्यूज मत होना। अब यहाँ से हमको गॉस नियम के बारे में एक जानकारी और मिलती है, एक छोटा सा स्टेटमेंट और गॉस के नियम से पता चलता है क्या कि किसी दिए गए सतह के माध्यम से, किसी भी दिए गए सतह के माध्यम से विद्युत क्षेत्र का शुद्ध प्रवाह जो यहाँ पर होगा संलग्न आवेश से विभाजित होने पर एक स्थिरांक के बराबर यहाँ पर होता है। दैट मीन्स कि यहाँ पर वही प्रवाह, फ्लो की, फ्लक्स की बात यहाँ पर की जा रही है, किसके बराबर हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र का शुद्ध प्रवाह संलग्न आवेश से विभाजित होने पर एक स्थिरांक के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से। ठीक है, अब ये अपना क्या हो गया, ये अपना पूरा फ्लक्स हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब हो जाएगा। ये मेरा चार्ज कूलम्ब हो गया, और ये एप्सिलॉन जीरो मेरे परमिटिविटी हो गई, या फिर परावैद्युतांक आप इसको कह सकते हो, जो भी फ्री स्पेस यहाँ पर अवेलेबल होगी। इस एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू यहाँ पर कितनी होती है, 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12 यहाँ पर होती है, परावैद्युतांक इसको यहाँ पर कहा जाता है।
क्लियर हो गया यहाँ तक। आमतौर पर एक सकारात्मक विद्युत आवेश हमेशा एक सकारात्मक विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न करता है। जैसे कि अभी इस डायग्राम में आपने देखा था, हमने कंसीडर किया एक सकारात्मक विद्युत आवेश, तो वो आसपास भी क्या करेगा, सकारात्मक क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और नकारात्मक आवेश है तो वो नकारात्मक क्षेत्र यहाँ पर उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो कितनी चीजें समझ में आ गई, हमको 3 चीजें समझ में आ गई। सबसे पहले हमने एक बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर समझा कि फ्लक्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, उस चार्ज के, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, जो भी चार्ज इसके अंदर इंक्लोज्ड किया गया है, जो भी चार्ज इसके अंदर डाला गया है, पहली चीज। दूसरा चीज अपन ने इसको किससे कनेक्ट कर लिया, फ्लक्स से कनेक्ट कर लिया। फिर तीसरी चीज हमने देखी कि जो फ्लक्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q/ε0 के। यहां से अब अपना बनेगा गॉस का इक्वेशन। ठीक है, अब हम इस समाकलन समीकरण के थ्रू गॉस के नियम की व्याख्या करते हैं। जैसे कि अगर मैं देखूं, वही इलेक्ट्रिक फील्ड ही है मेरा, है ना, E डॉट एस यहाँ पर था, या फिर अपन ने लिखा था ES cos थीटा। अगर मैं इसका एक बहुत ही छोटे से क्षेत्रफल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रही हूँ तो मैं इसका इंटीग्रेशन कर सकती हूँ, E डॉट ds यहाँ पर लिखा जा सकता है, यानी कि ये बहुत ही छोटा सा क्षेत्र होगा जो कि किसके बराबर हो जाएगा, Q/ε0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, वही वाली चीज हो गई कि अभी जो आपने पढ़ा है ना, इन दोनों को आपने क्या करा, इक्वल कर लिया। यानी कि जो अभी आपने फ्लक्स पढ़ा था, है ना, और ये जो आपने गॉस थ्योरम पढ़ी थी, इन दोनों को आपने क्या कर लिया, इक्वल कर लिया। जहां पर आपका E विद्युत क्षेत्र सदिश क्षेत्र होगा, Q क्या हो गया, आवेश हो गया, ε0 मुक्त स्थान की विद्युतशीलता यहाँ पर हो गई, और S जो है उसका बाहर की ओर इंगित करते हुए सतही क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, जो कि क्या होगा, सदिश होगा। विद्युत क्षेत्र को फ्लक्स के घनत्व के रूप में भी समझा जा सकता है। आप विद्युत क्षेत्र को फ्लक्स घनत्व के रूप में भी समझ सकते हो कि यहाँ पर कितना फ्लो यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, गॉस के नियम का तात्पर्य किसी भी बंद सतह के माध्यम से शुद्ध विद्युत प्रवाह शून्य होगा जब तक कि उस सतह से घिरे हुए आयतन में हमें शुद्ध आवेश प्राप्त न हो जाए। ठीक है, ये बेसिक सी बात हो गई। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, एक क्वेश्चन करके देखते हैं, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको फॉर्मूला अच्छे से रिवाइज हो जाए। ठीक है, अभी जो भी चीज़ आपने पढ़ी है ना, उसको भी रिवाइज कर लेते हैं, और साथ ही एक क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, पुराने सारे फॉर्मूलाज भी आपके रिवाइज हो जाएंगे। जैसे अभी जस्ट नॉर्मल सी चीज़ अभी आपने पढ़ी थी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो किसके बराबर होती है, F/Q0 के बराबर होती है। फिर अपन ने फ्लक्स पढ़ा, फ्लक्स किसके बराबर होता है, E डॉट एस के, या फिर ES या फिर EA, जो भी आप बोलोगे, ES cos थीटा के बराबर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, फिर अभी अपन ने इसी से रिलेटेड एक और चीज़ देख ली कि ये जो हमारा फ्लक्स है ना, अगर मैं इन टर्म्स ऑफ गॉस थ्योरम बोलूँ तो ये किसके बराबर हो जाएगा, Q/ε0 के बराबर हो जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो इस फाई को हम लोग रिप्लेस भी कर सकते हैं, किसके साथ, ES के साथ। तो ये सब चीज़ें क्या हो गई, आपस में कनेक्टेड हो गई। ओके, अब इसी से क्वेश्चन बनाते हैं। एक सतह में 6, 5 और 3 कूलम के आवेश है। एक कोई सतह होगी, उस पर क्या लग रहे हैं, हमारे 3 आवेश यहाँ पर लग रहे हैं। तीनों में 6, 5 और 3 के हो गए, है ना। Q1, Q2 और Q3 यहाँ पर संलग्न है। सतह द्वारा कुल फ्लक्स ज्ञात कीजिए। टोटल फ्लक्स अपन को निकालना है, फाई इज इक्वल टू Q/ε0 के हो जाएगा। ठीक है, टोटल आवेश कितना है, आप इसको सम कर लो, 6, 5, 11, 3, 14 हो जाएगा। ε0 की वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 यहाँ पर होती है। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करके देखोगे, है ना, आप इसको पूरा डिवाइड करके देखना, तो आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी यहाँ पर 1.584 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको एक बार पूरा खुद से सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, वो यूनिट कन्वर्ट करना है और इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 1.584। ओके, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगला टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं, विद्युत विभव के बारे में देखते हैं। विद्युत विभव क्या होता है, एकांक धनावेश को अनंत से, वही वाली चीज़ है जो अपन ने प्रीवियस में डिस्कस करी हुई है कल के सेशन में, वही एक बार से और पढ़ते हुए आगे कंटिन्यू करेंगे। विद्युत विभव जो होता है वो बेसिकली होता क्या है कि एकांक कोई भी धनावेश हो गया, उसको अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी भी एक बिंदु तक लाने में आपको जो भी कार्य करना पड़ा, उसे उस बिंदु पर क्या कहा जाएगा, विद्युत विभव कहा जाएगा। किसमें
रिप्रेजेंट किया जाएगा, वोल्ट में रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो एक वोल्ट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो विद्युत क्षेत्र के उस बिंदु पर विभव का मान भी कितने के बराबर हो जाएगा, 1 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 1 वोल्ट की डेफिनेशन समझ में आ गई कि एक आवेश को आप एक बिंदु से अनंत से किसी एक बिंदु तक लाते हो तो आपको कितना कार्य करना पड़ेगा, 1 जूल का कार्य करना पड़ेगा। तो विद्युत क्षेत्र के उस बिंदु पर विभव का जो मान होगा वो हो जाएगा आपका 1 वोल्ट। कई बार क्या होता है, इसी डेफिनेशन पूछ ली जाती है। एक बार हमसे इसी टर्म्स में शक्ति की डेफिनेशन, पावर की डेफिनेशन पूछी गई थी। ठीक है, चलिए अब इसी से रिलेटेड जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच का डिफरेंस भी देख सकते हैं। फॉर्मूला तो वही होगा, कार्य बटा आवेश। 1 जूल जो है एक बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी कि इन्फिनिटी से किसी बिंदु तक लाने में आपको जो कार्य करना पड़ा वो किसके बराबर हो जाएगा, वोल्टेज के। और अगर यही चीज एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पूछ ली जाए तो वो वोल्टेज डिफरेंस हो जाएगा, दैट मीन्स VA माइनस VB आपका हो जाएगा। तो देखो, विद्युत क्षेत्र के एकांक धनावेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है दोनों बिंदुओं के बीच का, वो विभवांतर कहलाता है। ठीक है, जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 कूलम धनावेश को ले जाने में यदि हमें 1 जूल कार्य करना पड़े तो जो विभवांतर होगा वो कितने का हो जाएगा, मेरा 1 वोल्ट का हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। मात्रक क्या हो जाएगा आपका, वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा यहाँ पर कहा जाता है। दूसरे शब्दों में एकांक समय में चालक तार में प्रवाहित आवेश की मात्रा को ही क्या कहा जाएगा, विद्युत धारा, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कहा जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। क्या बोला गया है, आवेश प्रवाह की दर, है ना, कितने समय में कितना आवेश यहाँ पर फ्लो होगा, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे। 1 एम्पियर की, देखो इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर यहाँ पर होता है। तो यहाँ से फिर से 1 एम्पियर की डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। क्या होती है 1 एम्पियर की डेफिनेशन, यदि किसी चालक के प्रतिच्छेद से प्रति सेकेंड 1 कूलम का आवेश, प्रति सेकेंड मतलब हर 1 सेकेंड, यदि हम लोग कहें हर 1 सेकेंड यदि 1 कूलम का आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा कितनी हो जाएगी, 1 एम्पियर यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए एम्पियर का अगर आप फॉर्मूला या विद्युत धारा का फॉर्मूला निकालेंगे तो आवेश बाय समय करके निकालेंगे। ठीक है, चलो ये हो गई अपनी बेसिक विद्युत धारा। अब आ जाते हैं सबसे बड़े और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, दैट इज कैपेसिटर। संधारित्र क्या होता है और संधारित्र से संबंधित उसकी जो कैपेसिटी होती है, कैपेसिटेंस जो होता है, धारिता होती है, वो क्या होती है। ठीक है, कैपेसिटर जो होता है कुछ हद तक बैटरी जैसा काम करता है, लेकिन दोनों के कार्य करने का तरीका कंप्लीटली डिफरेंट है ना। आपके फोन में जो बैटरी लगी हुई है वो बिल्कुल अलग है और पंखे में लगा हुआ जो कैपेसिटर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, बैटरी एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो सकती है जो रासायनिक ऊर्जा को क्या करती है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, जबकि कैपेसिटर भी एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, लेकिन ये क्या करता है, विद्युत क्षेत्र में चार्ज को स्टोर करने का कार्य करता है। बेसिकली ये क्या करता है, कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज को, आवेश को स्टोर करता है। तो आप इसको एक स्टोरेज डिवाइस के रूप में डिफाइन कर सकते हो। कैपेसिटर क्या है, चार्जिंग डिवाइस है ना, या फिर आप इसको ऐसा बोल सकते हो, जो चार्ज को, चार्ज स्टोरेज डिवाइस है, चार्ज को क्या करेगा, स्टोर करेगा। ठीक है, देखो अब समझ लेते हैं कि जो संधारित्र होते हैं, संधारित्र यानी कि वही कैपेसिटर, इंग्लिश में इसको कैपेसिटर कहते हैं। संधारित्र क्या है, संधारित्र जो होता है एक 2 टर्मिनल, संधारित्र एक 2 टर्मिनल विद्युत उपकरण होता है जो विद्युत आवेश के रूप में चार्ज को क्या करके रखता है, स्टोर करके रख सकता है। इसमें 2 विद्युत कंडक्टर होते हैं जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं, मतलब इनके बीच में कुछ ना कुछ दूरी होना चाहिए। ठीक है, कंडक्टर के बीच का जो जगह होती है, जो खाली जगह यहाँ पर होती है, इसमें कुछ ना कुछ परावैद्युतांक, वैक्यूम या फिर डाइइलेक्ट्रिक नाम का कोई एक इंसुलेटिंग मटेरियल भरा होता है जो कि बेसिकली कुचालक यहाँ पर होगा। ठीक है, संधारित्रों की आवेशों को संग्रहित करने की क्षमता को, ये जितने भी मात्रा में चार्ज को स्टोर कर पाएगा वो इसकी क्या कहलाएगी, कैपेसिटी कहलाएगी, वो इसकी क्षमता कहलाएगी, वो इसकी धारिता यहाँ पर कहलाएगी। ठीक है, तो समझ में आ गया। कैपेसिटर बेसिकली है क्या, 2 प्लेट कैपेसिटर यहाँ पर होता है, दोनों क्या करते हैं, अपोजिट चार्ज पार्टिकल को स्टोर करके रखते हैं। इनके बीच में कोई एक माध्यम या हवा या फिर किसी भी प्रकार का इंसुलेटिंग मटीरियल फिल किया जाता है, मतलब इन दोनों प्लेट के बीच में कुछ ना कुछ गैप होती है। ठीक है, चलिए, क्योंकि जितने भी फॉर्मूला आपके बनेंगे इस वाले संधारित्र में भी आपके 4 फॉर्मूला है, वो चारों फॉर्मूला आपके इसी से बनेंगे।
ठीक है। कैपेसिटर जो है विपरीत आवेश के जोड़ों को अलग अलग रखकर क्या करता है, ऊर्जा को संग्रहित करता है। कैपेसिटर करेगा क्या, विपरीत आवेश के जितने भी जोड़ है उन सबको स्टोर करेगा, ठीक है, और उसको स्टोर करके रखेगा। कैपेसिटर के लिए सबसे सरल डिजाइन एक समांतर प्लेट है। आप एक एग्जांपल लेकर चल सकते हो कि दो समांतर प्लेटें हमारे पास है, दो धातु की प्लेटें जिनके बीच में थोड़ा सा स्पेस, थोड़ी सी जगह यहाँ पर रखी गई है, ठीक है। काम कैसे करता है, अगर कोई कहे कि एक्सप्लेन करके बताओ कि कैपेसिटर कैसे काम करता है, तो अपन एक समांतर प्लेट वाला कैपेसिटर ले लेते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र ले लेते हैं। इन दोनों को बीच में डाइलेक्ट्रिक माध्यम से क्या किया गया है, अलग अलग किया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखना, जब हम संधारित्र को डीसी वोल्टेज से डायरेक्ट वोल्टेज बैटरी से हमने जोड़ा है, तो एक प्लेट 1 जो होगी यहाँ पर इससे जुड़ी हुई रहेगी और दूसरी प्लेट दूसरे छोर से यहाँ पर जुड़ी हुई रहेगी। मतलब बेसिकली कैपेसिटर को हमने एक बैटरी से यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। इसके आगे क्या कि जब बैटरी का विभव संधारित्र पर लगाया जाता है, ये बैटरी का जो वोल्टेज है, जब इसको संधारित्र से कनेक्ट किया जाएगा तो प्लेट 1 और प्लेट 2 के संबंध में पॉजिटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर ले लेगा, ठीक है। स्थिर अवस्था में धारा संधारित्र के माध्यम से इसकी सकारात्मक प्लेट से इसकी नकारात्मक प्लेट तक पहुंचने का, प्रवाहित होने का प्रयास करती है, लेकिन बीच में क्या भरा हुआ है, इंसुलेटिंग मटेरियल भरा हुआ है, कुचालक भरा हुआ है, जिसकी वजह से ये इस तक नहीं पहुंच पाएगा और ये इस तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है कि चार्ज दोनों प्लेटों ने क्या कर लिया है, स्टोर कर लिया है, दोनों के पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ गए, लेकिन ये एक दूसरे के सामने, मतलब बोल सकते हैं कि ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है, करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इंसुलेटिंग मटेरियल भरा हुआ है, मतलब एक तरीके से सर्किट क्या है, हमारा ब्रेक है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं इंसुलेटिंग सामग्री की वजह से यहाँ पर चार्ज का फ्लो नहीं हो पाएगा, ये केवल क्या करेंगे, उसको स्टोर करके रख लेंगे, ठीक है। अब आगे देखना, थोड़ी देर बाद क्या होता है, संधारित्र के आर पार एक विद्युत क्षेत्र दिखाई देता है। धनात्मक प्लेट बैटरी से धनात्मक आवेशों को स्टोर कर लेती है और ऋणात्मक प्लेट नेगेटिव चार्ज को क्या कर लेगी, प्लेट 2 जो है नेगेटिव चार्ज को स्टोर कर लेगी। इस बिंदु के बाद संधारित्र इस वोल्टेज के संबंध में अपनी धारिता के अनुसार अधिकतम मात्रा में आवेश को धारण कर सकता है, मतलब जितना पॉसिबल हो ये चार्ज को क्या करेगा, इसकी जितनी कैपेसिटी होगी ना उतना ये चार्ज को क्या कर लेगा, स्टोर करके रख लेगा। इस समय अवधि को संधारित्र का चार्जिंग समय कहा जाता है। इस समय क्या होगा कि यहाँ से बैटरी से ये क्या कर रहा है, खुद को चार्ज कर रहा है, ठीक है। पहले ये खुद को चार्ज कर लेगा, जब बैटरी को कैपेसिटर से हटा दिया जाता है, कुछ समय के बाद हमने क्या करा, इस बैटरी को यहाँ से हटा दिया, ठीक है। तो दोनों प्लेटें एक निश्चित समय के लिए ऋणात्मक और धनात्मक आवेश ग्रहण कर लेगी, ठीक है। अब ये क्या बन गई, ये अपने आप में एक बैटरी बन गई है जिससे आप किसी भी दूसरे पदार्थ को चला सकते हो, ठीक है। इसने क्या कर लिया, उस चार्ज को स्टोर करके रख लिया है, ठीक है। अब आगे देखना, इसके आगे क्या होता है, यदि ये प्लेटें किसी लोड से जोड़ ली गई, हमने एक लोड कोई भी चीज यहाँ पर कनेक्ट कर दी जो हमें यहाँ पर चलानी है, ठीक है। तो प्लेट 1 से प्लेट 2 तक लोड में करंट प्रवाहित होता है, जब तक कि दोनों प्लेटों से सभी चार्ज क्या हो जाते, डिस्चार्ज नहीं हो जाते, तब तक ये क्या करेगी, इसको लोड को बोल सकते हैं ना चार्ज देगी, या फिर बोल सकते हैं करंट फ्लो करने देगी, ठीक है। बेसिकली ये वाला जो समय होगा जब ये चार्ज के थ्रू, इस चार्ज जो इसने चार्ज स्टोर करा था, इसके थ्रू हमें यहाँ पर सप्लाई मिली, ठीक है। इसको क्या बोला जाएगा, इस कैपेसिटर का, इस संधारित्र का डिस्चार्जिंग टाइम बोला जाएगा, ठीक है। समझ गए, बेसिक, बहुत ही बेसिक सी चीज़ थी कैपेसिटर का, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट आज हमने समझा है। देखो सिंपल सा चीज़ एक बार और स्टार्टिंग से ही शुरू से देख लेते हैं। कैपेसिटर हमने देखा, कैपेसिटर है क्या, बेसिकली दो प्लेट्स यहाँ पर होती है, दोनों ही अपोजिट चार्ज को स्टोर करके रखती है। बैटरी के थ्रू पहले ये खुद चार्ज हो जाएगा, बीच में इंसुलेटिंग मटीरियल होगा जो अपने में से एक दूसरे को करंट को फ्लो नहीं होने देगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। एक समांतर प्लेट संधारित्र के थ्रू आप कैपेसिटर को समझ रहे थे, ठीक है। बैटरी के थ्रू, पहले एक हमने बैटरी थी, उस बैटरी के थ्रू इसने क्या करा, चार्ज ग्रहण करा। जब हमने ये बैटरी हटा ली तो इसके पास क्या था, चार्ज स्टोर था। जैसे ही बैटरी को रिमूव किया गया, हमने वहां पर क्या करा, एक लोड कनेक्ट कर दिया। अब इसकी वजह से क्या हुआ, लोड कनेक्ट करने की वजह से ये खुद एक बैटरी बन चुका है। ये क्या करेगा, इसके अंदर से करंट को फ्लो होने देगा, ठीक है। और तब तक फ्लो होगा जब तक कि इसके सारे चार्ज यहाँ पर खत्म नहीं हो जाते, ओके। तो अब अगर अपन को पूछा जाए कि अगर किसी भी वस्तु का कैपेसिटेंस, किसी भी पदार्थ का कैपेसिटेंस हमें निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है।
तो लेट अस कंसीडर कि हमारे पास दो चालक पदार्थ है, एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है, एक पॉजिटिव हो सकता है, एक नेगेटिव होगा। दोनों को जो है दोनों के बीच में एक माध्यम है ना। प्लेटों के बीच के क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र चालक प्लेटों के दिए गए आवेश पर निर्भर करेगा। मान लो ये हवा में रखे हुए इन दोनों के बीच में एयर है, ठीक है ना। एयर जो है एज अ इंसुलेटिंग मटेरियल, एज अ कुचालक पदार्थ की तरह क्या कर रही है, कार्य कर रही है, ठीक है। तो उस केस में देखना कि जो आवेश होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किस चीज के, वोल्टेज के। आवेश जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वोल्टेज के। जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो आप एक कांस्टेंट लेंगे, वही क्या होगा, आपका कैपेसिटेंस होगा, वही आपकी धारिता होगी। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं C किसके बराबर हो जाएगा, Q/V के हो जाएगा, है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि विभव में जो अंतर होगा विद्युत क्षेत्र के क्या हो जाएगा, सीधे आनुपातिक हो जाएगा। विभव में जो भी डिफरेंस आएगा वो जो विद्युत क्षेत्र था उसके सीधे आनुपातिक हो जाएगा। तो उस केस में Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q इज इक्वल टू CV, C कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q आवेश डिवाइड बाय हमारा जो विभव में अंतर है उसके बराबर हो जाएगा। आनुपातिकता के इस स्थिरांक को ही संधारित्र की धारिता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ये C क्या हो जाएगा, मेरा संधारित्र की धारिता हो जाएगा। तो धारिता किसी प्रणाली के विद्युत आवेश में परिवर्तन तथा उसके विद्युत विभव में हुए परिवर्तन का अनुपात होगी। यही वाली चीज बोला है, विद्युत आवेश में जो भी परिवर्तन होगा डिवाइड बाय विभव में जो भी परिवर्तन होगा उसका रेशियो मेरा कैपेसिटेंस होगा। किसी भी संधारित्र की धारिता उसके उपयोग के आधार पर स्थिर या परिवर्तनशील हो सकती है कि आप किस प्रकार के माध्यम का यूज कर रहे हैं, उसका कैपेसिटी आप कितना लेकर चल रहे हैं उस पर ये डिपेंड करेगा। समीकरण से ऐसा लग सकता है आपको कि C जो है कैपेसिटेंस जो है वोल्टेज पर डिपेंड करता है, बट ऐसा नहीं होता है। कैपेसिटेंस जो होता है या इसका जो संधारित्र की जो धारिता है वो डिपेंड करता है कि आप जो प्लेट ले रहे हैं, जो क्षेत्रफल आपने लिया है प्लेट का, उसका साइज कितना है, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना है, इन दोनों चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है। ये अभी अपन डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इससे ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। ओके, तो अब अपन को देखना है कि टोटल अगर इसके अंदर एनर्जी की बात की जाए कि जो हमारा संधारित्र था इसके अंदर जो एनर्जी होगी उसको कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो आप इसको देख सकते हो हाफ CV² से, ठीक है। डायरेक्टली अपन इसको पूरा डिराइव नहीं कर रहे हैं कि कैसे हाफ CV² आया, बस अपन अभी फॉर्मूला देख लेते हैं कि जो कैपेसिटेंस होगा उसकी यदि आपको एनर्जी निकालनी है, टोटल संग्रहित ऊर्जा निकालनी है तो आप इसके थ्रू यहाँ पर निकाल सकते हो। और आपको पता है जो अभी अपन ने पढ़ा C इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, Q/V के बराबर होता है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, फैराड हो जाएगा, जो कि काफ़ी बड़ी यूनिट होती है। यूजुअली जो है काफ़ी कम फैराड की ज़रूरत होती है, तो इसको माइक्रोफेराड या फिर पिकोफेराड में व्यक्त किया जाता है, यानी कि -6 10⁻, या 10⁻⁻12 में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए अब एक और चीज़ हम लोग यहाँ पर समझेंगे, एक नहीं दो चीज़ें समझेंगे। पहले हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र के लिए समझेंगे, फिर अपन एक गोले के लिए इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन समझ लेते हैं पैरेलल समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। जैसे दो प्लेटें एक दूसरे के समांतर रखी हुई है, इन दोनों के बीच में एक बहुत छोटी सी डिस्टेंस या बहुत ही कम माइनर से डिस्टेंस स्मॉल d यदि हमको दे रखा है, इन दोनों का क्षेत्रफल जो है A है, एक पर चार्ज Q है, दूसरे पर भी चार्ज Q है, एक पॉजिटिव प्रकृति का है, एक नेगेटिव प्रकृति का है। तो यहाँ पर अगर इसका कैपेसिटेंस हमको निकालना है, इसकी धारिता हम लोगों को निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे। एक बार आप इसको रीड कर लीजिए, जो भी डायग्राम में दे रखा है वो एज इट इज यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। एक बार ये पढ़ लीजिए, देन अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखो वही सारी चीज़ें हैं कि इसका क्षेत्रफल A है, एक दूसरे से ये d दूरी पर स्थित है। प्लेटों के बीच में जब वोल्टेज V लगाया जाता है तो ये चार्ज Q को स्टोर करके चलती है, ठीक है। आवेशों के बीच बल आवेश मान बढ़ाने से बढ़ता जाता है। इन दोनों के बीच में लगने वाला बल जैसे जैसे आवेश का मान बढ़ेगा वैसे वैसे बढ़ता जाएगा और इनकी दूरी के साथ घटता जाता है। दूरी कम होगी, आवेश ज़्यादा होगा, इनके बीच की दूरी ज़्यादा होगी, इनके बीच का जो आवेश है वो क्या, चार्ज जो है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्योंकि आपको पता है अपोजिट चार्ज जो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ठीक है। तो अगर इनके बीच की दूरी बढ़ गई तो डेफिनेटली यहाँ पर आवेश जो है वो कम पड़ता जाएगा, ठीक है। प्लेटों का क्षेत्रफल ये प्लेट जितनी बड़ी होगी उतना ही ज़्यादा ये आवेश को स्टोर करेगी।
इसीलिए ए के बड़े मान, ए मतलब कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के बड़े मान के लिए सी का मान अधिक होगा। अगर क्षेत्रफल ज़्यादा है तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। इसी तरह प्लेटें जितनी पास होगी मतलब उनके बीच की दूरी जितनी कम होगी कैपेसिटेंस उतना ही ज़्यादा होगा। तो हमें चाहिए कि इनके बीच की दूरी जितनी कम हो उतना अच्छा है, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को क्या कर पाए, स्टोर कर पाए। ठीक है, तो अब यहाँ से आपका एक फॉर्मूला आता है, तो पूरा डिटेल में ना जाते हुए हम लोग मेन जो फॉर्मूलाज है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर मुझे इसी आवेश का घनत्व निकालना है, कैपेसिटेंस में घनत्व को सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो जो भी चार्ज आप दे रहे हो, क्यू चार्ज अपन ने अभी दिया था, क्षेत्रफल कितना है अपना ए है। ठीक है, तो सिग्मा किसके बराबर हो जाएगा, क्यू बटा ए के बराबर हो जाएगा। क्षेत्रफल ए हो गया, ठीक है, और Q क्या हो गया, मेरा चार्ज हो गया। और इनके बीच की जो डिस्टेंस थी, जो दो प्लेटें थी, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, D है ना, जो कि काफी कम है। तो उस टर्म्स में इन दोनों प्लेटों का जो विद्युत क्षेत्र होगा वो बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, क्योंकि डिस्टेंस को हम लोग बहुत ही कम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं और हमको बहुत ही कम ही चाहिए। ठीक है, तो जो इस प्लेट का, प्लेट ए मान लो, नहीं ए नहीं, प्लेट पी मान लो, ए तो अपन अभी क्षेत्रफल कंसीडर कर रहे हैं, पी और क्यू दो प्लेट मान लो, तो दोनों ही प्लेट का जो विद्युत क्षेत्र होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो ऑलमोस्ट क्या होगी, समान होगी। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऐसा लिख सकती हूँ, सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0 लिख सकती हूँ। ठीक है, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। ठीक है, चूंकि प्लेटों के बीच का विद्युत क्षेत्र समान है, तो उनके बीच का यदि विभवांतर, वोल्टेज डिफरेंस निकालना है, तो वो अपन कैसे निकाल सकते हैं, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है इनटू उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उस टर्म्स में निकाल सकते हैं। तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0, ठीक है, इंटू डी यहाँ पर हो जाएगी। सिग्मा की वैल्यू किसके, घनत्व किसके बराबर होगा, क्यू बटा ए के बराबर होगा, क्यू बटा ए एप्सिलॉन 0 इंटू डी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, ये आ गया आपका फॉर्मूला। तो अगर आपको इतना सब कुछ याद नहीं रह रहा है तो ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं कि सारी चीज़ें कैसे याद रखें, आप ये वाली चीज़ याद रख सकते हो। ठीक है, बाकी बेसिक कंसेप्ट है, कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि एक एक चीज़ हमको इंडिविजुअल दे दे, है ना, और लास्ट में हमको पूछ ले कि कैपेसिटेंस निकालो, तो फिर अपन को स्टेप बाय स्टेप आना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने प्लेट का घनत्व निकाला, है ना, पहले हमने घनत्व निकाला, वहाँ से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, वहाँ से हमने विभवांतर निकाला, विभवांतर से अब हम लोग क्या निकालेंगे, कैपेसिटेंस निकालेंगे। C इज इक्वल टू क्यू बाई वी के बराबर होगा, Q एज इट इज हो जाएगा, V की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, क्यू डी डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0 A के बराबर। अब दिख रहा है कि Q से Q तो कट हो गया, एप्सिलॉन 0 ऊपर चला जाएगा, A ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा, D बच जाएगा। यानी कि जो कैपेसिटेंस होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 A बाई डी। एप्सिलॉन 0 परावैद्युतांक की इन दो प्लेटों के बीच में आपने क्या रखा हुआ है ना, एयर है या फिर कोई भी इंसुलेटर मटेरियल रखा हुआ है, तो वो उसकी वैल्यू के बराबर हो जाएगा। उसकी वैल्यू आपको ऐसे दी हुई रहेगी कि इस परावैद्युतांक की वैल्यू 32 है, 30 है, ऐसे करके आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी, है ना। और कुछ नहीं दे रखा हो तो फिर आपका वो 8.854 वाला वैल्यू आप पुट कर देंगे। ओके, ए क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा कि प्लेटें कितनी बड़ी है, और डी इन दोनों बीच की डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए एक क्वेश्चन करके देख लो कि क्या इससे आपसे क्वेश्चन बन पा रहा है क्या। 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली धातु की प्लेटें एक खाली समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की गणना करें जो 1 mm से क्या हो जाती है, एक दूसरे से अलग हो जाती है। तो देखो मेरे को एक चीज तो दे रखी है क्षेत्रफल, 1 का क्षेत्रफल 1.00 मतलब 1 क्षेत्रफल मुझे यहाँ पर दे रखा है। समांतर प्लेट के लिए पूछा गया है, और डिस्टेंस जो दे रखी है उसकी कितनी दे रखी है, 1 mm दे रखी है। इसको मैं क्या करूँ, चाहूँ तो नॉर्मल मीटर में कन्वर्ट कर लो, 10⁻³ मीटर के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, mm को हमने पहले, आप चाहे तो सेंटीमीटर में -2 करो, फिर आप मीटर में कन्वर्ट करो, जैसे भी आपको लग रहा है वैसे आप कर सकते हो। फॉर्मूला क्या होगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A बाई डी। अब देखो इसमें कहीं से कहीं तक हमको चार्ज की जरूरत पड़ी ही नहीं। इन केस यदि क्वेश्चन में आपको ए या डी नहीं दे रखा हो बट चार्ज दे रखा हो, तो आप फिर शुरू से स्टार्ट करना, है ना, जैसे कि अपन ने इस फॉर्मूला को पहले चार्ज के टर्म्स में भी तो किया था, ये वाली चीज़। तो फिर आप यहाँ से स्टार्ट करना। अभी अपन को डायरेक्टली ए और डी की वैल्यू दे रखी है, तो अपन यहाँ से इसको कंटिन्यू कर लेंगे। देखो एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराड प्रति मीटर हो जाएगी। ए की वैल्यू 1 अपन को दे रखी है, और इसको 10⁻⁻3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देख लो 10⁻⁻3 ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे, -9 फैराड और -9 नैनो फैराड होता है, तो 8.85 नैनो फैराड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन आप एक बार से देख लेना इसमें,
हमेशा ऐसा ही होता है कि छोटी यूनिट में ही इसको लिखा जाता है, डायरेक्टली फैराड में ना लिखते हुए। ठीक है, सेम चीज़ हम लोग एक गोले के लिए भी देखते हैं, एक खोखले गोले के लिए भी देखते हैं। अब इसका बहुत बड़ा डेरिवेशन है तो वो अभी हमारे काम का नहीं है। आप चाहें तो डायरेक्टली इसका फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, और एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देती हूँ किस तरीके से पूछा जाता है। अभी आपने देखा ही था, अपन ने क्या पढ़ा, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, है ना। जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो आपने कैपेसिटेंस लाया, Q इज इक्वल टू CV। सो C किसके बराबर हो जाएगा, Q बाय V के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये देखो C इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा, Q बाय V के बराबर हो गया। अब यहाँ पर देखो मेरे पास खोखला गोला है जिसकी आंतरिक त्रिज्या R इन या फिर आप इसको R1 कह दो। इसकी बाहरी त्रिज्या जो होगी खोखले गोले की वो R2 यहाँ पर हो जाएगी। अंदर वाला जो है उसका चार्ज प्लस Q हो गया और बाहर वाले का इसका अपोजिट माइनस Q हो जाएगा। इसको हमने क्या कर रखा है, एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो ये हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर पूरा यहाँ पर जनरेट होता है। तो अगर इसकी कैपेसिटी निकालने को बोले तो आप क्या लिखोगे, 4πε0 R1 R2, मतलब ये R1 अंदर वाला, R2 बाहर वाला, और नीचे इन दोनों का डिफरेंस। बड़ी वाली त्रिज्या जो होगी, जो भी बाहर वाली बड़ी वाली त्रिज्या होगी उसमें से आप क्या करोगे, छोटी वाली त्रिज्या को माइनस कर दोगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप इसका लिख लेना ज़रूर से। और बाकी वो वाला सिंपल ही था, ε0 वाला, A/D वाला। ठीक है, ये जो भी आपने सॉल्व किया, ε0 A/D। तो कैपेसिटर के समांतर प्लेट के लिए पूछे तो ये वाला फॉर्मूला, अगर खोखले गोले के लिए पूछे तो आपका ये वाला फॉर्मूला काम करेगा। इसमें दो ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि आप चाहे तो इसका एक क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, पूरा भी सॉल्व नहीं करना है, पूरा अपन न्यूमेरिकल क्लास जो होगी अपनी MCQ बैच लाइव वाली उसमें अपन सॉल्व कर लेंगे शाम को। अभी जस्ट कि आपको फॉर्मूला याद हो जाए इसके लिए आप इसको देख सकते हो। एक गोलाकार संधारित्र का एक आंतरिक गोला जो है 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, मतलब अंदर वाली जो त्रिज्या है वो 12 सेंटीमीटर है, और बाहर वाली त्रिज्या कितनी दे रखी है, 13 सेंटीमीटर। बाहरी गोले को पृथ्वी से जोड़ा गया और आंतरिक गोले को 2.5 माइक्रोकूलम का आवेश यहाँ पर दिया गया है। संकेंद्रित गोलों के बीच में जो परावैद्युतांक भरा गया है वो 32 का भरा गया है। एक द्रव भरा गया है दो प्लेटों के बीच में। हमें क्या करना है, इसकी कैपेसिटी निकालनी है, तो वही वाला फॉर्मूला लगाओ, C इज इक्वल टू 4πε0 R1 R2 डिवाइड बाय R2 माइनस R1। ठीक है, उसमें आप वैल्यू रख देना। अब देखो इसमें 4π इसकी वैल्यू रखने के बजाय हमने एक चीज़ डिस्कस करी थी कि 1/4πε0 क्लास नंबर 1 में जब कूलॉम का नियम हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो ये किसके बराबर होता है, 9 × 10⁹ के बराबर होता है। ठीक है, तो 4πε0 की वैल्यू आप ये रख सकते हो 1 डिवाइड बाय 9 × 10⁹। अब देखो यहाँ पर परावैद्युतांक की वैल्यू कितनी दे रखी है, 32 दे रखी है, तो आप इसको 32 लिख लो, है ना। R1 R2 का वैल्यू का मल्टीप्लाई कर लो, ये 12 × 13। अब सेंटीमीटर में तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट करना। ठीक है, और R2 माइनस R1 कर लो, 13 माइनस 12 आप कर लो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बहुत ही सिंपल सा आपका एक आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, वो अभी अपन जब डिटेल में क्वेश्चन करेंगे तब सॉल्व करेंगे, बट ये समझ में आ जाना चाहिए कि फॉर्मूला का यूज़ यहाँ पर कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये कैपेसिटेंस अपना कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक बिल्कुल बेसिक सी चीज़ आती है कि धारिता को कौन कौन से फैक्टर यहाँ पर प्रभावित करते हैं। एक तो डिस्टेंस प्रभावित करती है कि दो प्लेटों के बीच की डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस कम होगी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। क्षेत्रफल प्रभावित करता है, प्लेटें जितनी बड़ी होगी कैपेसिटर जो कैपेसिटी होगी उसकी जो क्षमता होगी वो उतनी ही ज़्यादा यहाँ पर होगी। ठीक है, तो ये कैपेसिटेंस अपना कंप्लीट होता है। अब बस इस पर अपन कंप्लीट करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे नए नए चीज़ें आप यहाँ पर सीखते जाओगे। अगला टॉपिक देखिएगा विद्युत प्रतिरोध का, है ना। विद्युत प्रतिरोध यहाँ पर क्या होता है और ये कैसे कार्य करता है। ठीक है, तो देखो रेजिस्टेंस की बात हो रही है। रेजिस्टेंस तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है कि चालक की परमाणु संरचना के कारण इलेक्ट्रॉन प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को, जैसे कि कोई भी हम लोग बोल सकते हैं कि चालक की जो संरचना होती है, इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का यदि कोई अवरोध उत्पन्न होता है तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध यहाँ पर कहते हैं। मात्रक क्या होता है, ओम होता है, क्योंकि फ्रिट्ज ओम ने इसको यहाँ पर बनाया था। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हमारा ओम का नियम आ जाता है। क्या कहता है ओम का नियम, कि किसी बंद परिपथ में कोई भी आप मान लो कि हमारे पास क्या हो गया, एक क्लोज्ड सर्किट हो गया।
ठीक है। कोई भी एक बंद परिपथ में संयोजित चालक में जिसकी भौतिक परिस्थितियां अपरिवर्तित होती हो, विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, अगर इसमें हम लोग करंट को फ्लो करें, है ना, तो उसके सिरों के मध्य विभवांतर और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा की तीव्रता में एक निश्चित अनुपात निकल कर आ जाता है, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध यहाँ पर कहते हैं। फिर से पढ़ते हैं क्या चीज कही गई है इसके अंदर, एक बार फिर से देखो डेफिनेशन को। किसी बंद परिपथ में संयोजित चालक में जिसकी भौतिक परिस्थितियां अपरिवर्तित हो, विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, उसके सिरों के मध्य विभवांतर, मतलब उसके सिरों के बीच में जो भी विभवांतर होगा, है ना, इसके सिरों के बीच में जो रेजिस्टेंस है, जो भी विभवांतर होगा और उसमें जो भी धारा प्रवाहित होगी, इसका एक निश्चित अनुपात होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत प्रतिरोध यहाँ पर कहेंगे। तो हो गया R इज इक्वल टू वी बाई आई, यहाँ से V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना IR के बराबर हो जाएगा, मतलब वोल्टेज जो होगा करंट इनटू रेजिस्टेंस के बराबर होगा उस तार के। ठीक है, तो यहाँ से अपन 1 ओम प्रतिरोध की डेफिनेशन निकाल सकते हैं। यदि किसी चालक के सिरों पर, कोई भी एक चालक हो गया, उसके सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने पर यदि उसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो जाए तो बनने वाला उस चालक का जो प्रतिरोध होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 ओम के बराबर हो जाएगा। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। ठीक है, अब देखा जाए तो विद्युत परिपथ क्या होता है, तो किसी विद्युत धारा के सतत बंद परिपथ को, मतलब परिपथ हमेशा या जो सर्किट है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, क्लोज यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक चीज और आ जाती है जिसका नाम है रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। ठीक है, 1 मीटर लंबे, है ना, आप इसको इमेजिन कर लो, 1 मीटर लंबे तथा 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट वाले चालक तार का जो प्रतिरोध, मतलब अगर आप समझ रहे हैं कि ये मेरा पूरा तार है, अभी के लिए आप इसको कंसीडर कर लो, इस बल्ब को ही कंसीडर कर लो कि ये मेरा पूरा एक तार है। ठीक है, तार का प्रतिरोध उस चालक पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता कहलाता है। ठीक है, 1 मीटर लंबा तथा 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट वाले चालक तार का प्रतिरोध उसकी क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, विशिष्ट प्रतिरोध यहाँ पर कहलाएगा, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। जो अभी आपने एक तार कंसीडर किया, लेट अस कंसीडर कि उसका रेजिस्टेंस कितना है, R है, टोटल इस तार का क्षेत्रफल कितना है, A है, और डिवाइड बाय उसकी लंबाई कि वो कितना लंबा है, 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो वहाँ से आपकी रो की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। इन शॉर्ट आप इसको क्या कहते हो, RA/L कहते हो। ठीक है, तो यहीं से आपकी R की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, रो L/A। रो जहाँ पर स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी हो जाएगी वो क्वेश्चन में मेंशन करी जाएगी कि इस तार की रेजिस्टिविटी इतनी है ना, L लंबाई हो जाएगी, क्षेत्रफल हो जाएगा, तो यहाँ से उस तार का प्रतिरोध भी निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब ठोस चालक के विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे अभी वही चीज आपने पढ़ी। ठीक है, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, रो L/A हो जाएगा। यही चीज जो अभी आप देख रहे थे, रेजिस्टिविटी से हमने R की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, R इज इक्वल टू रो L/A। ठीक है, अब यहाँ से अपन क्या करते हैं, एक एक चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं, और बहुत सिंपल सी टर्म में आप इसको समझ सकते हो। जैसे कि अगर देखा जाए कि चालक की लंबाई, प्रतिरोध जो है लंबाई के क्या हो जाएगा मेरा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल नीचे है। ठीक है, और चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा। जैसे जैसे चालक पर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी ये निर्भर करेगा कि चालक का पदार्थ जो है, मतलब जो भी तार बना हुआ है वो कॉपर का बना हुआ है, सिल्वर का बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है, उस पदार्थ की प्रकृति पर वो निर्भर करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड है। अगला टॉपिक देखिएगा, विद्युत शक्ति। यहाँ पर क्या होता है, तो किसी विद्युत उपकरण में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को ही विद्युत शक्ति कहा जाता है। जैसे आप फोन चला रहे हो तो इसकी बैटरी जा रही है धीरे धीरे, तो विद्युत उपकरण में आप क्या कर रहे हो, विद्युत ऊर्जा का व्यय कर रहे हो, तो उसका जो रेट होगा, उसकी जो दर होगी, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, पावर यहाँ पर कहेंगे। ठीक है, देखो 1 वॉट विद्युत शक्ति, एक और डेफिनेशन देखो, इसी का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 वॉट शक्ति क्या होती है। ठीक है, तो यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 जूल प्रति सेकंड की विद्युत ऊर्जा की हानि होती है तो प्रतिरोध की शक्ति को क्या कहा जाता है, 1 वॉट यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, विद्युत धारा द्वारा प्रवृत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण विद्युत धारा की मात्रा एवं विभवांतर के गुणनफल के द्वारा किया जा सकता है। अगर आपको ऊर्जा का निर्धारण शक्ति के बारे में पता करना है तो आप क्या करो, विभवांतर को करंट से मल्टीप्लाई करके उसकी टोटल पावर को निकाल सकते हो। ठीक है,
अब देखो इससे कई सारे फॉर्मूलाज बन जाते हैं, क्योंकि आपको पता है P इज इक्वल टू वी आई होता है पहली चीज़, और ओम का नियम क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो आप हर जगह यहाँ पर V की वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, पावर का इन टर्म्स ऑफ करंट आई स्क्वायर आर आ जाएगा। ठीक है, और यहीं पर अगर आपने I की वैल्यू पुट कर दी तो कितना हो जाएगा, V स्क्वायर बाय आर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पावर के 3 फॉर्मूला हो सकते हैं। ओके चलो, विद्युत शक्ति का फॉर्मूला आपको पता चल गया, एक वी आई हो गया, V स्क्वायर बाय आर हो गया और आई स्क्वायर आर हो गया। कैसे निकाला, ओम के नियम से निकाला, V इज इक्वल टू आई आर से। ठीक है, किलोवाट घंटा अथवा विद्युत यूनिट यहाँ पर क्या होती है। ठीक है, देखो परिपथ में 1000 वॉट का उपकरण 1 घंटे में जितनी विद्युत ऊर्जा व्यय करता है उसे किलोवाट घंटा के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। यदि इन टर्म्स ऑफ एनर्जी देखना चाहें तो ये बराबर हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल के। ठीक है, अगर यही चीज़ आपको हीट के टर्म्स में ऊष्मीय व्यय के रूप में, ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में निकालनी है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, जो ऊष्मीय ऊर्जा होगी वो बराबर होगी वी आई इंटू टी के। ठीक है, मतलब पावर इंटू टाइम आप कह सकते हो। नॉर्मल सी लैंग्वेज में जो ऊष्मा का व्यय होगा, कितने समय तक आपने कितनी शक्ति का व्यय किया, वो उसका ऊष्मीय व्यय आ जाएगा। अब आप इसको अलग अलग टर्म्स में लिख सकते हो, VIT पूरा करंट के टर्म्स में, पूरा रेजिस्टेंस के टर्म्स में। तो इसे 3 फॉर्मूला सीधे से ओम के नियम से बन जाएंगे। ओके, अब आ जाता है कि यदि रेजिस्टेंस है, कुछ रेजिस्टेंस आपके पास है, यदि आप उनको श्रेणी क्रम में जोड़ दोगे, है ना, जैसे कि अपन ने देखा कि ये 3 रेजिस्टेंस है, पहला रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 तीन हो गए। पहले रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जो वोल्टेज है वो V1, दूसरा V2, तीसरा V3 हो गया। ठीक है, तो अब यदि अगर देखा जाए कि इन तीनों को हमने एक क्लोज्ड सर्किट में लगाया, एक बैटरी से कनेक्ट किया, तो टोटल जो वोल्टेज होगा वो किसके बराबर होगा, टोटल वोल्टेज जो हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर हो गया, है ना। वोल्टेज तीनों का सम यहाँ पर हो जाएगा। अब आपको पता है ओम के नियम से V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। ठीक है, IR जो होगा, टोटल IR जो होगा, IR1, IR2, IR3, क्योंकि करंट तो तीनों में सेम है, इसमें जो करंट जा रहा है वही यहाँ पर जा रहा है, वही यहाँ पर जा रहा है, वही यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, देखो I से I पूरा कट हो गया, यानी कि R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सीधी सिंपल सी बात है कि यदि 3 रेजिस्टेंस को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो टोटल रेजिस्टेंस जो होगा उन तीनों रेजिस्टेंस के, तीनों प्रतिरोध के योग के बराबर होगा। ठीक है, ये किसके लिए बात हो रही है, श्रेणी के लिए बात हो रही है। श्रेणी में करंट हमेशा सेम रहता है, वोल्टेज अलग अलग होता है, क्योंकि इसी का पूरा रिवर्स आप देखोगे पैरेलल में, समांतर क्रम में। जैसे कि हमारे ये 3 रेजिस्टेंस हो गए, तीनों को हमने क्या करा हुआ है, पैरेलल में जोड़ा हुआ है। अब देखना तीनों के अंदर वोल्टेज तो बिल्कुल सेम होगा, जो वोल्टेज यहाँ से जा रहा है निकलते टाइम भी वो V ही रहेगा, लेकिन करंट क्या हो जाएगा, तीनों रेजिस्टेंस के अगेंस्ट अलग अलग यहाँ पर हो जाएगा। दैट मीन्स जो टोटल करंट होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर हो जाएगा। इसको फिर आप ओम के नियम से V बाय आर लिख सकते हो। सो टोटल वोल्टेज V बाय आर इज इक्वल टू V बाय R1, R2, R3। अब V तीनों में कॉमन है ना, तो V से V आप काट दो, 1 बाय आर इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सीधी सिंपल सी कंसेप्ट है कि रेजिस्टेंस को यदि श्रेणी में, सीरीज में जोड़ा जाता है तो तीनों रेजिस्टेंस को जोड़ लो, और पैरेलल में अगर करना है तो 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 आप करें। सीरीज में ध्यान रखना करंट तीनों में सेम रहता है और पैरेलल में वोल्टेज तीनों का सेम रहता है। ठीक है, तो अतः प्रतिरोध को समांतर क्रम संयोजन में जोड़ने पर संयोजन के कुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन प्रतिरोध के टोटल रेजिस्टेंस के बराबर यहाँ पर रहेगा। ठीक है, क्लियर है। अब इसी से रिलेटेड बस एक नियम और है, जो है आपका जूल का तापन का नियम। ठीक है, जब किसी प्रतिरोध R में, ये कोई प्रतिरोध R मेरे पास है, इसमें मेरा I करंट फ्लो हो रहा है, कितने समय तक फ्लो हो रहा है, T समय तक, मतलब कि आप समझ लो कि 5 ओम का मेरा रेजिस्टेंस है। ठीक है, 3 एम्पियर की, 3 एम्पियर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 0.3 एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित हो रही है, कितने सेकेंड तक, 1 सेकेंड तक। तो उस प्रतिरोध में कुछ ना कुछ, जैसे कि कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ करते हैं तो उसमें कुछ समय के पश्चात वो गर्म हो जाता है, उससे हीट निकलने लग जाती है। तो सेम चीज़ यहाँ पर हो रहा है कि किसी भी पदार्थ की अगर आपको ऊष्मा निकालनी है तो किस फॉर्मूला के थ्रू निकालोगे आप, I स्क्वायर RT के थ्रू निकालोगे। ये वही चीज़ है, पावर इंटू टाइम है। पावर को आपने पहले किस में कन्वर्ट कर लिया, ओम के नियम से VI में कन्वर्ट कर लिया, VI से आपने इसको I स्क्वायर RT में कन्वर्ट कर लिया। तो ये होता है जूल का तापन का नियम, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT।
यानी कि अगर हम देखें कि प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा H उसमें प्रवाहित धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, रेजिस्टेंस के अनुक्रमानुपाती। रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा हीट उतनी ही ज़्यादा होगी। जितने ज़्यादा समय तक उस डिवाइस को चलाओगे उतनी ही ज़्यादा हीट यहाँ पर रिलीज होगी। मतलब तीनों ही चीज़ों के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तीनों ही चीज़ों के समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, जब किसी प्रतिरोधक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। अभी जस्ट अपन ने देखा विद्युत धारा के द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होने की यही घटना विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रवाह कहलाती है। अब इस चीज़ का प्रयोग कहाँ कहाँ पर कर सकते हो, तो जो आप पानी गर्म करने के लिए जो रोड यूज़ करते हो, है ना, प्रेस यूज़ करते हो, इलेक्ट्रिक कैटल यूज़ करते हो, हर जगह हम लोग विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रवाह का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो जब किसी प्रतिरोधक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो आवेश को उस प्रतिरोधक के एक सिरे तक दूसरे सिरे तक जाने में क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और यही कार्य किस रूप में कन्वर्ट हो जाता है, हीट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी कंसेप्ट का हम लोग प्रयोग कर लेते हैं ऊष्मा के रूप में। ठीक है, क्लियर है। अब देखो इन जो भी चीज़ें अभी तक आपने पढ़ी इन सबके बीच में एक बार क्या करो, रिलेशन बिठा लो। माना कि हमारे पास एक तार है जिसका रेजिस्टेंस R है, जिसमें I करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, और कितने सेकेंड तक के लिए हो रहा है, T सेकेंड तक के लिए हो रहा है। तो हमने डायरेक्टली पढ़ा H इज इक्वल टू क्या होता है, I² RT के बराबर होता है। बट कभी कभी यही क्वेश्चन आपको इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज पूछ लिया जा सकता है, इन टर्म्स ऑफ वर्क पूछ लिया जाता है। तो बेसिकली जो विभवांतर होगा, है ना, जो वोल्टेज होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, W/Q के बराबर हो जाएगा। तो कार्य किसके बराबर हो गया, VQ के बराबर। ठीक है, इसको अभी स्मॉल कंसीडर कर लो। कार्य किसके बराबर हो गया, V/Q के बराबर हो गया। अब आपको पता है कि जो हमारा आवेश है वो किसके बराबर होता है, कितना करंट आपने कितने समय तक दिया। तो W इज इक्वल टू VIT मेरा यहाँ पर हो जाएगा। और आपको पता है ओम के नियम से VI किसके बराबर हो जाएगा, हमारा V इज इक्वल टू IR के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, I²। ठीक है, ये देखना I² RT यहाँ पर लिख सकते, तो यहीं से हमारी क्या हो जाएगी, हीट जनरेट हो जाएगी। देखो ये सारी चीज़ें अपन ने क्यों पढ़ी है कि मान लो क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाए और उसने डायरेक्टली आपको कोई भी चीज़ डायरेक्टली ना देते हुए, करंट टाइम डायरेक्टली ना देते हुए वोल्टेज दे दिया, कार्य दे दिया, आवेश दे दिया, तो आप इस फॉर्मूला के थ्रू स्टेप बाय स्टेप जाकर कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, किसी भी तरह का पूछ ले, आप उसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक अपना बेसिक कंसेप्ट सारे क्लियर हो गए। इसके बाद आपका वही टाइप्स ऑफ सेल आ जाएंगे, सभी सेल के प्रकार आ जाएंगे। वो अब अपनी जो नेक्स्ट क्लासेस होगी उसमें डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अब इसमें ज़्यादा थ्योरी जैसा पढ़ने का कुछ नहीं है। इसमें जितने भी है सब MCQs है। इस टाइप के कुछ वन लाइनर बेसिक क्वेश्चन होते हैं कि अमापी का प्रतिरोध, जो अमीटर है उसका रेजिस्टेंस कम क्यों होता है ना, शून्य क्यों माना जाता है, वो मैं आपको डायरेक्टली MCQ क्लास में कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। आप नोट ज़रूर से बनाते जाइएगा और जितने भी फॉर्मूलाज आज आपने लिखे हैं उन सबको साइड में कर लेना, ताकि शाम को आपकी इसी सेशन के ऊपर लाइव क्लास होने वाली है जिसमें हम लोग MCQs कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो उसे एक बार अपन पूरा रिवाइज कर लेंगे। ओके, 3 क्लासेस हो चुकी है, तीनों ही क्लासेस में जितनी भी चीज़ें पढ़ी है उन सभी का MCQs आज शाम वाली क्लास से आपका स्टार्ट हो जाएगा। ओके, चलिए सेशन को ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।